नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में जो है ये है एपिसोड 13। पिछले 12 एपिसोड मैंने करवा दिए हैं, 12 प्लेलिस्ट लगी होगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा जाके। और देखिए इन्हें बार बार पढ़िए, ये नहीं एक बार में पढ़ा आपको याद हो जाएगा, आपको बार बार रिवीजन करना होगा, डिटेल में पढ़िए, ठीक है। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स भी लाऊंगा, जो भी आपके रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर्स के, वो भी मैं आपके अपलोड कर दूंगा। फिलहाल जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 121। Which ancient Chinese traveler visited India during the 7th century CE? ठीक, तो वो ये कह रहे हैं कि कौन सा प्राचीन चाइनीज यात्री था जो आया था इंडिया, कब? 7वीं शताब्दी में। स्पेंड सेवरल ईयर्स, और उसने कुछ साल बिताए स्टडिंग एट नालंदा यूनिवर्सिटी, और कहाँ पर पढ़ाई करी? नालंदा यूनिवर्सिटी में। एंड रोड द डिटेल ट्रेवलॉग, और उसने जो है डिटेल यात्रा वृतांत जैसे बोलते हैं वो लिखा। CU की, जिसे हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। हिंदी में देख लीजिए, 7वीं सदी ईस्वी में किस प्राचीन चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की, नालंदा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक अध्ययन किया, और CU की पश्चिमी दुनिया का वृतांत नामक विस्तृत यात्रा वृतांत लिखा। फायान थे, हुएनसांग थे, इत्सिंग थे, या फिर सुंग युन थे? कौन थे बताइए, फिर मैं बताता हूँ। और ज़्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ मैं, आप लोग खुद ही देखते हो, मैं तुरंत जल्दी जल्दी पढ़ा के 15-20 मिनट में वीडियो निपटा देता हूँ, ये नहीं कि 1 घंटे आपको बैठा ले हुए हैं। फिलहाल चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हुएनसांग। ठीक, तो हुएनसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ एम्परर हर्षवर्धन। तो देखिए वो ये भी पूछते हैं कि मतलब जो हुएनसांग है वो किस राजा के शासनकाल में आए थे। ठीक, मतलब हुएनसांग है या फिर और भी कोई आया है, फायान आया है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हुएनसांग किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के। ही प्रोवाइडेड एन इनवैल्यूएबल आई विटनेस अकाउंट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। तो मतलब जो है उन्होंने जो आंखों देखा हाल था, कह सकते हो सोशियो इकोनॉमिक, जो सामाजिक आर्थिक कंडीशन थी भारत की, उसके बारे में लिखा। द ग्रैंड असेंबली ऑफ एट कन्नौज, कहाँ? ग्रैंड असेंबली एट कन्नौज। एंड द राइगोरस एकेडमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी अंडर इट्स चांसलर शीलभद्र। तो मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आंखों देखा हाल भी लिखा, जो मतलब कि जो शीलभद्र थे, चांसलर थे नालंदा यूनिवर्सिटी के, उनके अंडर में कैसी वहाँ पर एजुकेशन दी जा रही थी, एकेडमिक स्टैंडर्ड के बारे में लिखा उन्होंने। ठीक, हिंदी में देख लीजिए, हुएनसांग या फिर हेनसांग। देखिए तो ये जो थे जुआन जैंग भी कहते हैं। ठीक, कहीं पर अगर जुआन जैंग लिख के आ जाए तो वो भी आप समझ जाइएगा। तो जुआन जैंग ने सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। किसके? सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में। किसने? हुएनसांग ने या जुआन जैंग ने। ठीक है, उन्होंने उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थितियों, कन्नौज में आयोजित भव्य सभा और नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर शीलभद्र के नेतृत्व में वहाँ के कड़े शैक्षणिक मानकों का बहुमूल्य आंखों देखा विवरण दिया। ठीक है, फिर देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 122। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द संगम एज इन साउथ इंडिया। ठीक, तो किसके कॉन्टेक्स्ट में? संगम एज के। कहाँ? साउथ इंडिया में था ये आपको पता ही होगा, एम्पायर। व्हाट डिड द टर्म वैजम एंड यनाई? तो वैजम और यनाई क्या मतलब था इनका? इन टू द टू रिफर टू इन द मिलिट्री एपरेटस। ठीक, किसमें? मिलिट्री एपरेटस में था। ऑफ द चेरा, चोला एंड पांड्या किंगडम्स। तो देख लीजिए हिंदी में, दक्षिण भारत में संगम काल के संदर्भ में, किसके? संगम काल के संदर्भ में चेर, चोल और पांड्य राज्यों की सैन्य व्यवस्था में वेजम और यानई शब्द का क्या अर्थ था? कैवेलरी, वार एलिफेंट्स, इन्फेंट्री मतलब कि फुट सोल्जर्स, नेवल वारशिप्स, हिंदी में देख लीजिए घुड़सवार सेना, युद्ध हाथी, पैदल सेना, या फिर नौसैनिक युद्धपोत। क्या है आंसर बताइए, फिर मैं बताऊं आपको। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, वार एलिफेंट्स या फिर युद्ध के हाथी। ठीक, द संगम लिटरेचर डिस्क्राइब्स ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड 4-फोल्ड आर्मी। तो जो संगम लिटरेचर है वो किसके बारे में बताता है? हाईली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज थी 4-फोल्ड आर्मी। ठीक है, कैसी? 4 भागों वाली आर्मी, जिसे हम क्या कहते थे? चतुरंगा। वार एलिफेंट्स प्लेड ए मैसिव रोल। ठीक, तो जो वार के एलिफेंट्स थे वो बहुत विशालकाय भूमिका निभाते थे इन ब्रेकिंग एनिमीज लाइंस, मतलब कि जो दुश्मनों की लाइंस होती थी वो उन्हें हटाने में, एंड सिक्योरिंग फोर्ट्रेस, और किलों को फतेह करने में। द चेरा डायनेस्टी इन पर्टिकुलर वाज फेमस फॉर पॉसेसिंग ए फॉर्मिडेबल एलिफेंट कॉप्स। तो मतलब कि ये जो है हाथी सेना के लिए मशहूर थी। हिंदी में देख लीजिए, संगम साहित्य में एक बहुत ही व्यवस्थित 4 भागों वाली सेना चतुरंग का वर्णन मिलता है। तो पूछ सकते हैं कि संगम साहित्य में किस सेना का जो है
मिलता है डिटेल डिस्क्रिप्शन, तो आप क्या कहोगे? चतुरंग का। दुश्मन की सेना की कतारों को तोड़ने और किलों पर कब्जा करने में युद्ध के हाथियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। खासकर चेरा राजवंश अपनी जबरदस्त हाथी सेना के लिए मशहूर था। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायनेमिक एंड ब्यूटीफुल रॉक कट केव्स ऑफ उदयगिरी एंड खंडगिरी, ठीक, क्या है? खंडगिरी, विच कंटेन द फेमस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्राइबिंग द एक्सप्लॉइट्स ऑफ किंग खारवेला बिलोंग टू विच एंशियंट रिलीजन। मतलब कि उदयगिरी और खंडगिरी की शानदार और सुंदर चट्टानों को काटकर बनाई गई, किसकी? उदयगिरी और खंडगिरी की शानदार चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं जिनमें राजा खारवेल के कारनामों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध हाथी गुम्फा शिलालेख मौजूद है, किस प्राचीन धर्म से संबंधित है? बताइए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवकवाद या फिर भागवतवाद, कौन सा होगा? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, जैनिज्म। तो ये गुफाएं जो है किसके लिए थी? जैनिज्म के लिए। लोकेटेड नियर भुवनेश्वर इन उड़ीसा, तो ये कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा में थी। दीज केव्स वर कार्व्ड आउट ड्यूरिंग द 1st century BCE, तो ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई थी, ठीक है, एज रेजिडेंशियल ब्लॉक्स फॉर जैन मॉन्क्स, तो ये जैन साधुओं के लिए रहने के लिए बनाई गई थी। द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन रिटन इन प्राकृत, तो ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है शिलालेख, ये किस में लिखा हुआ है? प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी लिपि में। डिटेल्स द मिलिट्री कैंपेन्स एंड रिलीजियस पैट्रोनेज, मतलब कि ये सैन्य अभियान जो थे उनके बारे में, और रिलीजियस पैट्रोनेज मतलब कि धार्मिक संरक्षण ऑफ द छेदी डायनेस्टी किंग, तो छेदी डायनेस्टी के जो राजा थे उनके बारे में बताती है। महामेघ वाहन, ठीक है, और खारवेला, महामेघ वाहन खारवेला, हु वाज ए डेवट जैन, और ये मतलब कि कह सकते हो कि जैन में जो है बहुत अटूट इनकी आस्था थी। हिंदी में देख लीजिए। उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास स्थित ये गुफाएं पहली सदी ईसा पूर्व में जैन साधुओं के रहने की जगह के तौर पर बनाई गई थी। ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखे गए हाथी गुम्फा शिलालेख में चेदी वंश के राजा महामेघ वाहन खारवेल के सैन्य अभियानों और धार्मिक संरक्षण का विवरण मिलता है। वे एक सच्चे जैन अनुयायी थे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 124। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नोन एज द एकता सिस्टम, ठीक, तो ये प्रशासनिक सिस्टम था जिसे हम क्या कहते थे? एकता सिस्टम। वेयर द एम्पायर्स लैंड वाज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्ट्स, तो ये जहाँ पर एम्पायर की जो लैंड थी, जमीन, वो डिवाइड थी किसमें? ट्रैक्ट्स में, एंड असाइन टू मिलिट्री ऑफिसर्स, और ये किसको असाइन थी? मिलिट्री ऑफिसर्स को, इन लिeu ऑफ कैश सैलरीज। वाज स्ट्रक्चरली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बाय विच दिल्ली सुल्तान, तो ये जो मतलब ये कह रहे हैं ना एकता सिस्टम, ये किसके द्वारा इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था? दिल्ली सुल्तान, कौन सा था वो? ठीक है, हिंदी में देख लीजिए। एकता प्रणाली के नाम से जाने जाने वाली प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें साम्राज्य की भूमि को हिस्सों में बांटकर नकद वेतन के बदले सैन्य अधिकारियों को सौंपा जाता था। मतलब कि वेतन नहीं देते थे, वो कहते थे यही लैंड ही ले लो, ठीक। उसे किस दिल्ली सुल्तान ने संस्थागत रूप दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी? बताइए कौन थे, फिर मैं बताऊँ आपको। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक। तो वाइल द कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेड अर्लियर इन द इस्लामिक वर्ल्ड, मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट था जिसमें कह सकते हो कि सैलरी नहीं देते थे, जमीन देते थे, ये इस्लामिक वर्ल्ड में पहले से एग्जिस्ट करता था। इल्तुतमिश फॉर्मलाइज द एकता सिस्टम इन इंडिया, तो कह सकते हो कि इंडिया में जो है इल्तुतमिश ने फॉर्मलाइज किया था। टू सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड कलेक्ट रेवेन्यू, मतलब कि जो है कंट्रोल को सेंट्रलाइज करने के लिए और रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। द होल्डर्स ऑफ दीज लैंड्स, मतलब कि इसमें जो है लैंड जिनके पास होती थी, नोन एज इक्तदार्स और मुक्तीस, तो मतलब कि इसमें जो जिनके पास लैंड होती थी उन्हें इक्तदार कहते थे या फिर मुक्तीस बोलते थे। कलेक्टेड रेवेन्यू टू मेंटेन ट्रूप्स फॉर द सुल्तान, मतलब कि जिससे जो है मेंटेन किया जा सके ट्रूप को या फिर सेना को, किसके लिए? सुल्तान के लिए। एंड लुक आफ्टर लोकल लॉ एंड ऑर्डर, और जो है लॉ एंड ऑर्डर की देखभाल की जा सके। हिंदी में देख लीजिए क्या है। हिंदी में वो ये कह रहे हैं कि हालांकि यह अवधारणा इस्लामी दुनिया में पहले से मौजूद थी, लेकिन इल्तुतमिश ने भारत में नियंत्रण को केंद्रित करने और राजस्व इकट्ठा करने के लिए एकता प्रणाली को औपचारिक रूप दिया, ठीक है। तो भारत में कह सकते हो इल्तुतमिश लाए थे। इन जमीनों के धारक, जिन्हें इक्तदार या मुक्ति कहा जाता था, सुल्तान के लिए सेना बनाए रखने और स्थानीय कानून व्यवस्था की देखभाल करने के लिए राजस्व इकट्ठा करते थे, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 125।
हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, तो मतलब कि कौन सा मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल था हैल्ड द टाइटल ऑफ कोतवाल इन अर्बन सेंटर्स, मतलब कि उस कह सकते हैं कि निम्नलिखित मुगल प्रशासनिक अधिकारियों में से किसके पास शहरी केंद्रों में कोतवाल का पद था। ठीक, किसके पास था? प्रांतीय गवर्नर के पास, नगर पुलिस प्रमुख के पास, शाही कोषाध्यक्ष या फिर सैन्य वेतन अधिकारी, प्रोविंशियल गवर्नर, चीफ ऑफ द म्यूनिसिपल पुलिस, रॉयल ट्रेजरर या फिर मिलिट्री पे मास्टर, कौन था बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, चीफ ऑफ द म्यूनिसिपल पुलिस या फिर नगर पुलिस का प्रमुख। हिंदी में देख लीजिए, द कोतवाल वाज द बैकबोन ऑफ द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मुगल्स, तो मतलब कि जो कोतवाल था ना वो रीढ़ की हड्डी था अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, जो शहर थे उस टाइम के, उन्हें प्रशासन के, उनके प्रशासन के लिए मुगल के टाइम पे, ठीक है, कोतवाल बैकबोन था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, और वही मेंटेन करता था लॉ एंड ऑर्डर को इनसाइड द सिटी, शहर के अंदर। कंट्रोलिंग मार्केट्स, मार्केट्स को कंट्रोल करता था। चेकिंग वेट्स एंड मेजर्स, मतलब कि माप तौल के बारे में जो भी थी वो भी चीज़ें। मॉनिटरिंग द मूवमेंट्स ऑफ फॉरेनर्स, जो फॉरेनर्स मूवमेंट करते थे, आते जाते थे, उनके बारे में भी देखता था। एंड प्रिवेंटिंग क्राइम्स, और जो क्राइम होता था उसे भी बचाता था। मुगल शासन के दौरान कोतवाल शहरी प्रशासन की रीढ़ था। कौन? कोतवाल मुगल के टाइम पे शहरी प्रशासन की रीढ़ था। वह शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने, बाजारों पर नियंत्रण रखने, बाट माप की जांच करने, विदेशियों की गतिविधियों पर नजर रखने और अपराधों को रोकने के लिए जिम्मेदार था। सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, द फेमस पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द हिंदू एपिक महाभारत, तो मतलब कि फारसी अनुवाद की बात कर रहे हैं महाभारत के। कमीशन बाय अकबर, अकबर के द्वारा कमीशन किया गया था। एज पार्ट ऑफ हिज कल्चरल सिंथेसिस पॉलिसी इज टाइटल्ड, मतलब कि जो फारसी में अनुवाद हुआ था महाभारत का, उसका नाम क्या था? ठीक है, हिंदू महाकाव्य महाभारत का वह प्रसिद्ध फारसी अनुवाद जिसे अकबर ने अपनी सांस्कृतिक समन्वय नीति के तहत तैयार करवाया था, उसका शीर्षक था, महाभारत का फारसी में शीर्षक क्या था जिसे अकबर ने अनुवाद करवाया था? अनवर सुहेली, रज़्मनामा, हमज़ानामा, सफ़ीनतुल औलिया, बताइए कौन सा है? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रज़्मनामा। ठीक, तो मीनिंग द बुक ऑफ वॉर, तो रज़्मनामा का मतलब क्या होता है? द बुक ऑफ वॉर, युद्ध की किताब, है ना। द रज़्मनामा वाज ट्रांसलेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट स्कॉलर्स, तो मतलब कि जो ये ट्रांसलेट की गई थी वो किसकी देखरेख में की गई थी? कोर्ट स्कॉलर्स थे, फैज़ी एंड अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक, कोर्ट स्कॉलर कौन थे? फैज़ी और अब्दुल कादिर बदायूनी के सुपरविजन में जो है ये ट्रांसलेट की गई थी फारसी में। इन अकबर्स स्पेशलाइज्ड ट्रांसलेशन ब्यूरो, मतलब कि अकबर का जो एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसलेशन ब्यूरो था उसके अंदर की गई थी मकतब खाना में। इट वाज अकम्पनीड बाय एक्सक्यूसाइड हाईली डिटेल्ड मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स, और मतलब कि इसमें जो है छोटी सी लघु चित्र भी बनाए गए थे जो उनके मतलब दर्शाते थे मुगल काल को। तो देख लीजिए, रज़्मनामा का अर्थ है युद्ध की किताब। इसका अनुवाद अकबर के खास अनुवाद विभाग मकतब खाना में फैज़ी और अब्दुल कादिर बदायूनी जैसे दरबारी विद्वानों की देखरेख में किया गया। इसमें बहुत ही शानदार और बारीक विवरण वाली मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स, लघु चित्र भी शामिल थे। ठीक है, फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 127, द रेडिकल रिवॉल्यूशनरी जर्नल वंदे मातरम। ठीक है, तो एक मतलब क्रांतिकारी ये जर्नल था वंदे मातरम, पब्लिश फ्रॉम पेरिस, जो पेरिस से पब्लिश होता था। एंड द फ्री इंडिया सोसाइटी इन लंदन वर एक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड बाई विच आइकॉनिक इंडियन वुमेन पैट्रियोट, तो वो ये पूछ रहे हैं कि पेरिस से प्रकाशित होने वाली क्रांतिकारी पत्रिका वंदे मातरम और लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी को किस प्रमुख भारतीय महिला देशभक्त ने सक्रिय रूप से संगठित किया था? दोनों को, वंदे मातरम को और फ्री इंडिया सोसाइटी को, किस महिला देशभक्त ने सक्रिय रूप से संगठित किया था? सरोजनी नायडू ने, भीकाजी कामा, अरुणा आसफ अली या फिर मातंगिनी हाजरा, कौन है? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, भीकाजी कामा। ठीक, तो मैडम भीकाजी कामा वाज एन आउटस्टैंडिंग फिगर, तो ये बहुत जानी मानी हस्ती थी इन द अर्ली फेज ऑफ द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट अब्रॉड, मतलब कि जो विदेश में अर्ली पीरियड में जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चल रहे थे ना, उनमें ये जानी मानी हस्ती थी भीकाजी कामा। शी इज़ इमोर्टलाइज्ड फॉर अनफोल्डिंग द फर्स्ट वर्जन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग, मतलब कि ये अमर हो गई किस वजह से? इन्होंने अनफोल्ड किया था फर्स्ट वर्जन, मतलब कि जो पहला वर्जन था ना भारतीय झंडे का, वो पहली बार फहराया था। ए ट्राई कलर ऑफ ग्रीन, सेफ्रॉन एंड रेड, मतलब कि पहली बार जो तिरंगे 3 रंग थे ना, उसे फहराने वाली महिला कौन थी? भीकाजी कामा, इसीलिए वो अमर हो गई। एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन स्टटगर्ट जर्मनी
मतलब कि स्टटगर्ट में जो है जर्मनी में 1907 में फैलाने वाली यह पहली महिला थी। हिंदी में देख लीजिए, मैडम भीकाजी कामा विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन के शुरुआती दौर की एक प्रमुख हस्ती थी। उन्हें 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हरा, केसरी और लाल रंग वाला तिरंगा का पहला संस्करण फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि पहली बार 3 रंगों वाला तिरंगा जो है जिसमें तीनों रंग थे फहराने वाली महिला कौन थी? भीकाजी कामा 1907 में। ठीक, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, द हिस्टोरिक कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931। ठीक है, तो ऐतिहासिक सेशन था ये कराची सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कब? 1931 वाला। विच अडॉप्टेड रिजोल्यूशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसने अडॉप्ट किए थे रिजोल्यूशन किस पे? फंडामेंटल राइट्स पे एंड द नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। ठीक, तो कह सकते हो कि भारतीय आर्थिक प्रोग्राम था। वॉज प्रिजाइडेड ओवर वाई, तो ये जो है किसके द्वारा, मतलब कौन था प्रेसिडेंट है जो 1931 का सेशन हुआ था उसमें? हिंदी में देख लीजिए, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किए गए थे? महात्मा गांधी थे, उन्होंने अध्यक्षता की थी 1931 में, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर सुभाष चंद्र बोस थे? कौन थे बताइए, फिर मैं बताऊँ। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हेल्ड इन द शेडो ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, मतलब कि जो फांसी हुई थी ना उसी के साए में ये सब हुआ था। ठीक है, उसी के अंडर में। द 1931 कराची सेशन वाज क्रूशल, तो ये जो 1931 का जो सेशन था वो बहुत क्रूशल था, क्योंकि उसी टाइम पे जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी भी हुई थी। अंडर पटेल्स प्रेसिडेंसी, तो पटेल की अध्यक्षता में द कांग्रेस स्पेल्ड आउट व्हाट स्वराज वुड मीन, तो उन्होंने ये बताया कि स्वराज का मतलब क्या है। ठीक है, फॉर द कॉमन मासेस, लोगों को बताया। इंटीग्रेटिंग ह्यूमन राइट्स, और उन्होंने जोड़ा क्या? इंटीग्रेटिंग मतलब क्या होता है? जोड़ना। ह्यूमन राइट्स एंड इकोनॉमिक सोशल जस्टिस इनटू इट्स कोर प्लेटफॉर्म, मतलब कि ह्यूमन राइट्स भी ले आए थे वो, इकोनॉमिक सोशल जस्टिस के बारे में भी बात कर रहे थे। ठीक, अपने प्लेटफॉर्म में। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 129, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, तो मतलब कि वो ये पूछ रहा है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसने फाउंड करी थी पुणे में 1884 में, टू रेडिकलाइज द स्प्रेड ऑफ अफोर्डेबल हाई क्वालिटी वेस्टर्न एजुकेशन अमंग इंडियन यूथ, मतलब कि किसके लिए? अफोर्डेबल हाई क्वालिटी वेस्टर्न एजुकेशन इंडियन यूथ में फैलाने के लिए। भारतीय युवाओं के बीच सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए 1884 में पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? ज्योतिराव फुले ने, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर, या विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, महादेव गोविंद रानाडे, या फिर दादाभाई नौरोजी? कौन थे ये बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर एंड विष्णु शास्त्री चिपलूणकर। द सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल, मतलब ये सोसाइटी इसलिए बनाई गई थी कि एजुकेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। एंड स्टिल नेशनलिस्ट आइडिया, और जो उनके अंदर है राष्ट्रभक्ति के, नेशनलिज्म के आइडियाज़ और जनरेट किए जा सके उनके अंदर। इन द स्टूडेंट्स कम्युनिटी, किसमें? स्टूडेंट कम्युनिटी में। दिस बॉडी सब्सिक्वेंटली फाउंडेड द फेमस फर्गुसन कॉलेज इन पुणे 1885, और बाद में जो है इसी ने जो है फेमस फर्गुसन कॉलेज की स्थापना करी थी पुणे में 1885 में। ठीक है, तो हिंदी में देख लीजिए, इस संस्था की स्थापना शिक्षा को सुलभ बनाने और छात्र समुदाय में राष्ट्रवादी विचारों को जगाने के लिए की गई थी। इसी संस्था ने बाद में 1845 में पुणे में प्रसिद्ध फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मैं बीच में भी नहीं कहता हूँ, देखिए आप लोगों से। ठीक है, शुरू में कहता हूँ या एंड में कहता हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ बीच में। फिलहाल बताइए ये क्वेश्चन नंबर 130, बाय वर्च्यू ऑफ विच ब्रिटिश रेगुलेशन एक्ट वाज द सुप्रीम पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएटेड, मेकिंग द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबॉर्डिनेट टू इट, मतलब कि बम्बई और मद्रास की अध्यक्षता को बम्बई और मद्रास के अधीनस्थ बनाने के लिए। ठीक, किसकी? बम्बई और मद्रास की अध्यक्षता को बम्बई और मद्रास के अधीनस्थ बनाने वाले बंगाल के गवर्नर जनरल का सर्वोच्च पद किस ब्रिटिश विनियमन या अधिनियम के आधार पर बनाया गया था? ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, या 1858 का भारत सरकार अधिनियम? बताइए कौन सा है। तो आंसर है इसका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये 1773 एक्ट था क्या? रेगुलेटिंग एक्ट मतलब कि जो ये थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके पास पैसे तो ख़त्म हो गए थे, हिंदी में समझिए। तो ये लोन मांग रही थी किससे? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। समझ में आया? तो वो जब लोन दे रहे थे
तो उन्होंने फिर जो है कंट्रोल किया, उन्होंने अपने नियम बनाए, समझ में आ रहा है। तभी फिर ये प्रेसिडेंसीज वगैरह जो है कंट्रोल करी गई थी। आपने देखा होगा फिर वहीं से गवर्नर जनरल पद शुरू हुआ था, पहले गवर्नर था, ठीक, फिर गवर्नर जनरल पद शुरू हुआ। तो यही सारी चीज़ें हैं। वो कह रहे हैं द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज द फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी वजह से, क्योंकि जब उन्होंने लोन ले लिया तो अब तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की ही चलेगी ना, तो वो यही कह रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप था जिसके द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था वो कंट्रोल कर रहा था, रेगुलेट कर रहा था अफेयर्स किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के। सही है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बस यही था आंसर, ऑप्शन ए था। ठीक, आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।